Hello, my dear learners. Welcome back again in your SST class. In this class, we are going to start chapter number 5 of your SST book. So, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में इसी चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा हमारी क्लास रहने वाली है. तो क्या होगा, किस बारे में होगा, आइए सारी चीजें जानते हैं. चैप्टर नंबर 5 ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, तो हम ऐसा करेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं और जो मेन टॉपिक्स हैं उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और कुछ चीजें बहुत एक्स्ट्रा लिखी होगी. हिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी स्टोरीज भी लिखी होती है, सो उसको एज अ होमवर्क आप कर सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपकी कवर करने का. ओके, और जो मेन टॉपिक्स है उनको तो इन डेप्थ पूरा पढ़ेंगे. तो क्या लिखा है देखिए इसमें, द राइज ऑफ एम्पेयर्स. एम्पेयर्स का राइज कैसे हुआ, अलग अलग एम्पेयर्स आपने पढ़े होंगे, अशोका, मौर्य, कौटिल्य, है ना. तो ये एम्पायर ने अपना किंगडम्स कैसे स्टैब्लिश किया, कैसे ग्रो किया. अशोका आपने देखा, अकबर देखा है, चंद्रगुप्त मौर्य, आपके व्हाट वी कैन कॉल कौटिल्य, है ना. और आपके इन सबके किंगडम्स का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, इनका एम्पायर कैसे फॉर्म हुआ, क्या होता है एम्पायर, सारी की सारी चीजें हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है. सो वही चीजों के बारे में पढ़ेंगे. एम्पायर क्या है, एम्पायर कैसे राइज किया, शेप कैसे किया, कौन कौन से फैक्टर्स ट्रांसमिट और कौन कौन से फैक्टर्स इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते, ये सारी चीजें. अब यहाँ देखो, यहाँ भावेश और भावेशा एंड ध्रुव वर थ्रिल, वो ये सारी चीजें और अपने इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो ये टाइम मशीन से ये ट्रेवल करने वाले हैं पास्ट की तरफ. हमारा पहला ऐसा, ये फोटोज पहले की लग रही है हमारा, ये एक आर्टिस्टिक डिपिक्शन है पाटलिपुत्रा की नियर मॉडर्न डे पटना में है, जो उसका डिपिक्ट किया हुआ है, डिपिक्शन बता रखा है कि पहले कैसा था. तो यहाँ पे अब वो बता रहे हैं, ये स्टोरी है पूरी, इसको हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है कि उन लोगों ने देख रहे थे कि किस तरीके से पाटलिपुत्र में यहाँ पे सोल्जर्स वगैरह आ रहे हैं, एक बिग आर्मी के फॉर्म में आ रही है सारी, है ना. तो कैसे किंग्स उस टाइम लड़ा करते थे, है ना, उनका किंगडम्स कैसे बनता था, है ना, कैसे फॉर्म किया जाता था, किंग का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, सारी चीजें. तो हम शुरुआत करते हैं हमारे व्हाट इज किंगडम से. हमारा किंगडम क्या है. सो द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम, और वी कैन कॉल व्हाट इज एम्पायर, है ना. एम्पायर क्या है. सो द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म एम्पेरियम, मीन्स सुप्रीम पावर. सो एम्पायर मीन्स एक ऐसा, और एम्पायर वर्ड का मतलब ही होता है सुप्रीम पावर, मीन जिसके पास सारी पावर होती है. सो इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट टर्म्स ऑफ एम्पायर्स इंक्लूड सम्राट, मीनिंग लॉर्ड ऑफ ऑल. सम्राट का मीन्स क्या होता है, लॉर्ड ऑफ ऑल. और अधिराजा और ओवरलॉर्ड एंड राजा अधिराज, मीनिंग किंग ऑफ किंग. ये सारे नाम्स और ये सारे टॉपिक्स उनको दिया करते थे. हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड्स मेनी एम्पायर्स. इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे एम्पायर थे. दे रोज एक्सपेंडेड रूल्ड फॉर सम टाइम देन डिक्लाइन एंड वैनिश. देखिए ये जो एम्पायर्स के थे या ये जो किंग्स थे, ये किसी किसी टाइम पीरियड में रूल किया करते थे, फिर इनका जो रूल क्या होता था, डिक्लाइन हो जाता था. इनफैक्ट द लास्ट एम्पायर टू रूल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंडेड लेस देन 100 years ago. तो ये इनका टाइम पीरियड क्या होता था, कोई फिक्स नहीं होता था. ये ग्रो किया करते थे स्टेबल पोजीशन में एंड देन डिक्लाइन किया कर देते थे. ठीक है, इनकी इस तरीके से. अब फीचर्स क्या होता है एक एम्पायर का, और जो जो किंग होता था, जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता था, उनको उस एम्पायर में उनको कौन कौन से इश्यूज को डील करना होता था और क्या उनका फीचर्स होते थे. सबसे पहले जो एम्पायर था, maintain an army to keep the tributary, or we have tributary states under control, expand the empire or protect it from outside aggression. Expand एम्पायर को आपके टेरिटरी को एक्सपेंड भी करना है, प्रोटेक्ट करके भी रखना है. मेक्स रूल, इशू करेंसी, वेट एंड मेजर्स, रेगुलेटेड ट्रेड ऑल्सो. ये भी चीजें करनी है. एंड इनकरेज आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस स्कूल्स ऑफ थॉट एंड सेंटर ऑफ लर्निंग. ये सब चीजों को भी देखना है. ठीक है, एरिया को भी देखना है, लोगों को भी देखना है, रूल रेगुलेशंस भी बनाने. एम्पायर एक्सपर्ट सेंट्रल अथॉरिटी ओवर द एम्पायर, ट्रिब्यूटरी, टेरिटरीज एंड द किंग्स. मेंटेन कम्युनिटीज नेटवर्क्स, दैट मींस रोड, रिवर्स एंड सी नेविगेशंस. ये सारी चीजों को भी देखना है, ट्रेड एंड बिजनेस से रिलेटेड. एंड कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को भी रेगुलेट करना है. एंड the designs and maintainings and administrations with officials to manage the territories, collect taxes, maintain law and order also. तो एम्पायर जो होगा, जो भी किंग होगा, उनका वही काम होगा जो आज के टाइम का पीएम और आपके बाकी सारे मिनिस्टर का रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशंस,
एंड वी हैव द अदर थिंग दैट इज कंट्रोल करके रखना आपके एरियाज को, ओके आपके एरियाज को प्रॉपरली डिजाइन करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रखना एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारे फीचर्स उस टाइम पे भी थी। तो देखो ये सारे डिपिक्ट किया गया। देखो एम्पायर यूज्ड टू ट्रेन मिलिट्री टू एक्सपेंड, फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर बिल्ड एट की पॉइंट सच एज बाउंड्रीज एंड एम्पायर्स, इस तरीके से बना दिया करते थे बाउंड्रीज वगैरह ताकि वो प्रोटेक्ट रह पाए। किंगडम्स गो टू वॉर विद नेबरिंग टेरिटरीज के साथ जाया करते थे। रूल टाइड्स टू कंट्रोल रिवर्स एंड ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल करना होता था, उन पे भी ध्यान रखना होता था। Among many warning small kingdoms, the one of the better मिलिट्री विल गेन सुप्रीमेसी। ऑफकोर्स जिसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है वो अपने एरिया को इजीली एक्सपेंड कर देगा और उसके एरिया में और उसके जो जहां तक वो अपने एरिया को देख पाता है वहां पे वो अच्छे से रूल कर पाएगा। अब थोड़ा देखते हैं ट्रेड रूट एंड गिल्ड्स क्या है, और वी कैन कॉल यस। सो यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स वर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट, especially in far off places. Armies has to provide with food, clothing, weapons and money. Horses and elephants needed किए जाते थे। ऑफकोर्स आपकी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना इतना इजी नहीं, एक्सपेंसिव है, वहां आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, वेपन से लेके हॉर्सेस से लेके उनकी टेक केयर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रोड एंड शिप्स हैज टू बी मेंटेन, all these things. So all of this require a strong economy also. आप अपने मिलिट्री को तभी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जब आपके पास पैसे हैं, a workforce and access to resources. That's why economic activities, especially productions and trade, were crucial for keeping an empire strong and ensuring people well-being. देखिए इकोनॉमी अच्छी होगी, मजबूत होगी, पैसा आएगा, है ना, तभी तो हमारे रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करना बताया गया। क्यों? क्योंकि वहां से जो पैसा आएगा वही तो तभी तो वो वहां अपनी मिलिट्री में यूज कर पाएंगे, उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए यूज कर पाएंगे। सो इन एंशिएंट इंडिया कॉमन ट्रेड आइटम्स इंक्लूड, यहाँ पे भी पहले कॉमन ट्रेड आइटम यूज किए जाते थे, जैसे स्पाइसेस है, फार्म प्रोडक्ट्स है, आपके कुछ हैंडमेड आइटम्स भी यूज किया करते थे इन द ट्रेड। Most traders did not work alone. They joined together to form a group called guilds. इसको कहते हैं जो ट्रेडर्स के ग्रुप होते हैं, क्या है ये? ट्रेडर के ग्रुप होते थे ये, ठीक है। सो और जिसको हम शेनीज भी कहते हैं। These guilds were powerful organization made up of trader, artistic, moneylenders and farmer. Each guilds had a leader जो चूज किया करते थे और ये सारी चीजों को फिर वो मैनेज किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा देखा कि कैसे ट्रेड वगैरह किया जाता है और इकोनॉमी पे ही हमारी मिलिट्री डिपेंड करती है। Between 6th and 4th century BC, northern India saw a major change. You may recall the 16th Mahajanapada large kingdom spread across northern and central India में almost 16 kingdom इस तरीके से expand हो गए, okay? और वन ऑफ दीज मगध इन प्रेजेंट डे जो आपके बिहार में है, ये ग्रीव किया गया, ये इनको पावर मिली गई। आपने अभी पढ़ा भी था आपकी वी हैव 3, एक तो मध्य प्रदेश की एक सिटी थी, एक यूपी की और बिहार की, ये जगह, ये सिटीज और ये टाउन्स बहुत ज्यादा पावरफुल एंड ग्रो कर दिए गए, ठीक है। फिर मगध लोकेशंस इन द फर्टाइल लैंड, और ये एरिया तो बिल्कुल फर्टाइल लैंड वाला था, गंगा एरिया वाला था, ठीक है। Of the Ganga gave its advantage. Rich soil थी for farming, forest full of timber, access of elephant, सारी facilities इस areas में थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? In the 15th और in the 5th century BC, Mahajana or we have the Mahapadma Nanda rose its power and started the Nanda dynasty. 5th century में Nanda dynasty established होती। He was successful in uniting many smaller kingdoms and expand its empire across large parts of eastern and northern India. As the economy grew, he begins minting coins, which shows his control over wealth and resources. Of course, इसने क्या किया? धीरे धीरे पहले इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू किया, इकोनॉमी ग्रो हुई, फिर अपने कॉइन्स वगैरह को इन्होंने मेंशन करना शुरू किया। However, despite this wealth, the last ruler of Nanda dynasty के कौन थे? Dhanananda became widely disliked because of way he mistreated and बर्डन हिज पीपल। ऑफकोर्स जो लास्ट किंग थे नंदा डायनेस्टी के, लोगों ने क्यों उसको पसंद नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों पे बर्डन डाला करते थे, ये चीज लोगों को वहां पसंद नहीं आई। और देखते हैं एक एक करके कौन कौन से किंगडम्स आते हैं। सबसे पहले ग्रीक्स आते हैं हमारे, आप सभी को पता है ग्रीक्स थे। अलेक्जेंडर उसमें से सबसे यंग एंड पावरफुल ग्रीक किंग था जो आया था मैसेडोनिया से,
कैंपेन किया गया था अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर टू एवेंज अर्लियर पर्शियन इन्वेजन ऑफ ग्रीस ड्यूरिंग विच सम इंडियंस। तो इस तरीके से अलेक्जेंडर सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। So ये वही चीज है, Alexander, a young and a powerful Greek king from Macedonia's campaign against the Persian Empire to revenge earlier Persian invasions of Greece, during which the Indian soldiers from Persia ruled northwest of India fought against this. So ये ग्रीक सबसे पहले थी। उसके बाद Alexander dialogue क्या होता है with Gymnosophists? We have the Gymnosophists. So Alexander came to know about the group of Indians philosopher referred to by the Greek as the Gymnosophists, meaning the next philosophers, likely because of the minimal clothing यहाँ पे इनकी रहती थी. These sages were known for their deep wisdoms. Alexander posed challenging riddles to them, threatening punishments of incorrect answer. However, the sage answer each questions with calmness. Of course, ये ना बहुत बुरा किया करता था इन लोगों के साथ। किनके साथ? जो we have the one जो sage, that means जो वहां पे पुजारी लोग होते थे, we can priest कह सकते हैं उनको, ठीक है। सो इनके साथ ये बहुत गलत किया करता था। अब in order to versions of the story, Alexander asked which is stronger, life or death? A sage replied, life because it is last while death does not. So ये चीज उसने आंसर दिया। इस तरीके से उनके बीच में क्वेश्चंस चला करते थे। अब जो हम इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं द मौर्यंस, ठीक है। मौर्यंस क्या थे? नाउ लेट्स रिटर्न टू मगध, वेयर वी हैव अर्लियर सीन द फॉल ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का फॉल यहीं से शुरू हुआ था, है ना। सो दैट इज मगध से। सो around 321 BCE, shortly after Alexander departure from India, a powerful new empire began to take shape. जैसे नंदा डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, एक नया एम्पायर खड़ा होता है, दैट इज योर मौर्यन एम्पायर। कौन सा है ये? मौर्यन, ओके, मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश किया गया है बाय चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य, ठीक है। He quickly took form Nanda territories and the empire further. उन्होंने फटाफट नंदा डायनेस्टी को भी अंदर किया और अपने एरियाज को एक्सपेंड करने लग गए। Chandragupta's success is often liked by the guidance of Kautilya and experts in politics. So इनका जो चंद्रगुप्त का जो था, लोग क्यों पसंद किया करते थे? क्यों? क्योंकि ये किसके गाइडेंस पे काम किया करता था? कौटिल्य, जो वहां का एक एक्सपर्ट था इन सब चीजों में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, गवर्नेंस में। तो आओ देखते हैं कौटिल्य ये आपकी इन सब चीजों में काफी अच्छा था। सो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी हम इसको जानते थे। वॉज अ स्कॉलर एट अ फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जिसको मॉडर्न डे में हम तक्षशिला कहते हैं। सो कौटिल्य ही थे इसके, कौटिल्य ये आपके गवर्नेंस में बड़े अच्छे थे, आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे थे, ठीक है, एक अच्छे स्कॉलर थे, ठीक है। सो जिसको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते थे, ठीक है। सो ये थे, हिज स्टोरी बिगिंस इन द कोर्ट ऑफ धनंदा की कोर्ट में भी ये काम कर चुके थे, ठीक है। सो इस तरीके से इनका था। फिर आइए राइज कैसे होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का राइज कैसे होता है, कैसे उनका रूल आगे बढ़ता है। So many stories describe the early life and achievements of Chandragupta Maurya. बहुत सारी स्टोरीज में हमने इनके अचीवमेंट्स और इनकी वो चीज पढ़ी है। The common theme is that defend the Nandas and took control of Magad, establish his capital at पाटलिपुत्र में। उन्होंने अपनी पाटलिपुत्रा में इन्होंने कैपिटल अपनी स्टैब्लिश कर दी थी। तो यहां से ही इनका मौर्यंस का आपका एक्सपेंडेशन और जर्नी शुरू होती है। He also defeated the Greeks, or we have the Stirapes that Alexander had left behind the northwest and added those regions to his expanding empire, which eventually stretched from northern plains to Deccan plateau तक ये एरिया में एक्सपेंड किया गया था। Following his victories, चंद्रगुप्ता मेंटेन पीसफुल टाई विद ग्रीक्स। इसके बावजूद भी चंद्रगुप्त ने
काफी पीसफुल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए ग्रीक के साथ. ग्रीक एम्बेसडर्स and historical name Megasthenes live in his court wrote a book called Indica. तो इंडिका किसकी थी, किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने. मेगास्थनीज ने लिखी गई थी. Which described his travel in India. इन्होंने किसके इंडिका में क्या बताया था? इंडिका का उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस. ठीक है. While the origin book is lost, उसकी ओरिजिनल बुक तो लॉस्ट हो चुकी है. सोचो ग्रीक के एरियाज को अपने फिर भी करने के बाद, अपने एरियाज में करने के बाद भी उसने काफी अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके रखे. नाउ ये तो हमने चंद्रगुप्ता का आइडिया देखा. अब हमारा कौटिल्य का आइडिया क्या था किंगडम का, वो कैसे किंगडम स्टैब्लिश करता था. सो कौटिल्य हैज अ वेल डिफाइंड पर्सपेक्टिव ऑन हाउ अ किंगडम और राज्य शुड बी फाउंडेड, एडमिनिस्टर्ड एंड स्ट्रेंथन. उसका आइडिया बड़ा क्लियर था, उसको पता था एक एरिया को कैसे मेंटेन किया जाता है. इन हिज रिनोन टेक्स्ट अर्थशास्त्र, आप सभी को पता अर्थशास्त्र किसकी थी? कौटिल्य की थी. Arthashastra, which translate to the science of governance and economy, outline guidelines on wide range of subjects, including areas such as defense, economic administrations, law, diplomacy, agriculture, and trade. So, one of Kautilya's key political idea was the concept of Sattangas, or we can see several elements that form a kingdom. ये चीज भी उन्होंने बताई कौटिल्य ने कि ऐसी 7 चीजें जो किंगडम को मेंटेन करना या किंगडम को मेड करने के लिए तत्व, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. और इसके अर्थशास्त्र किसने लिखे थे? कौटिल्य ने. इंडिका, मेगास्थनीज, ये कौन थे? जो आए थे चंद्रगुप्त के टाइम पे कोर्ट में, और इंडिया के ट्रैवल का एक्सपीरियंस उन्होंने उसमें लिखा था. तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. 7 elements must be worked together to ensure a stable, secure and prosper kingdom. ये 7 चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है एक स्टेट को, एक किंगडम को अच्छे से और आगे बढ़ाने के लिए. ठीक है. Which should be protected both through warfare and peaceful alliances when needed. He stressed the importance of law and order in society, which require a strong system of governance. So Kautilya also proposed numerous laws to combat corruptions and suggest strict punishment for action that harm the well-being of the people. ये चीज भी उन्होंने की कि स्ट्रिक्ट लोगों के लिए वहां पे पनिशमेंट्स होनी चाहिए जो दूसरों का या लोगों का हार्म करे. So Kautilya's central idea of governance aligned with the Indian values. तो उनके गवर्नेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि लोगों के साथ बुरा नहीं हो, लोगों की भलाई के लेके काम किया जा रहा था. ठीक है. सो हर कोई उनके साथ और उनकी टेरिटरी में आता था. In the happiness of his subjects lies the king's happiness in the welfare, his welfare. मतलब वो चीज इस तरीके से थी, दैट मींस उसका किंगडम काफी अच्छा था. आइए आगे देखते हैं. ऐसा कौन सा किंग था जिसने पीस का पाथ अपना लिया था? हमने चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य दोनों के बारे में पढ़ लिया. अब यहाँ आते हैं कौन जो पीस की तरफ बढ़ गए. That is your Ashoka, Chandragupta's grandson, who remember for major achievements and administration in the region. ये भी अपने achievements और administration के लिए जाने जाते हैं. At the start of its rule, Ashoka was very ambitious थे और वो बहुत ज्यादा इन सब war और इन सब चीजों में थे. ठीक है. He has inherited a large empire and expanded it further, or covering almost all the Indian subcontinent except for South, but including present day of Bangladesh, Pakistan and some part of Afghanistan भी इन्होंने कवर कर लिया था. That means काफी areas इनके कंट्रोल पे. According to one of the edicts, Ashoka launched a campaign against Kalinga, present day Odisha, which result in a brutal war. जब वो इस चीज के लिए बात की गई थी तब उन्होंने ये चीज देखी. Witnessing the immense loss of life and destructions, Ashoka decided to abandon violence and follow up the peaceful path. जब उन्होंने देखा इतना कुछ हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, तब उन्होंने ये चीज डिस्कस की कि हमें एक पीस की तरफ और पीसफुल पाथ को अपनाना चाहिए. Historians often call Ashoka a great communicator because he had message carved on the rock pillars across his empire, urging people to follow dharma. Dharma means पीस को फॉलो करने की बात की गई है, इसमें लिखा गया है. तो इसमें जो लिखा गया है ये ज्यादातर हमारे प्राकृतिक, मोस्टली हमारी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है. तो ये चीज अशोका ने खुद बताई और हम अशोका को देव और वी कैन कॉल देवम प्रिया
और प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते थे, जिसको हम कहते हैं beloved of the gods and one who treats others kindly, जो दूसरों को काफी अच्छे से रखता है. Even though some southern kingdoms were outside his emperor, Ashoka supported his welfare. तो ये चीज उन्होंने की कि उन्होंने लोगों के लिए भी काम किया. दैट मीन्स जब उन्होंने उसकी लाइफ सबसे पहले चेंज कब होती है, जब उन्होंने देखा कि इतना सारा डिस्ट्रक्शन होता है वॉर में, तब वो चीज उस पर और उनकी किंगडम्स पे उनकी इम्पैक्ट किया. फिर आते हैं लाइफ ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड के टाइम की लाइफ कैसी थी. मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले जिस चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे लाइक सिटीज पाटलिपुत्र वर लेवल और लाइवली सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड का था. उसमें वहां पे बहुत अच्छे अच्छे वहां पे प्लेसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग थी एंड वहां पे स्ट्रीट्स बहुत वेल मेंटेन किया करते थे. उसके टाइम की काफी अच्छी थी. Now we have the Greek ambassadors Megasthenes also gave insights. मेगास्थीनी ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मॉडर्न पीरियड के टाइम पे बताया कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पर्टी डेवलप थी. अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्क इन फार्मिंग में तब किया करती थी, विच इज द की सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्पायर. एम्पायर के लिए तो एक की सोर्स क्या थे, एग्रीकल्चर ही किया करते थे. बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पे उगाया करते थे अकॉर्डिंग टू विंटर एंड रेनी सीजन के टाइम पे. बहुत सारी इनोवेशंस भी धीरे धीरे हुई यहाँ पे. बहुत सारे क्राफ्टमैन सच एज ब्लैकस्मिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, ज्वेलर्स भी यहाँ पे सिटीज में रहते थे. और धीरे धीरे अर्बन एरियाज को भी धीरे धीरे प्लान किया गया, बनाया गया. तो दैट मीन्स काफी सारी चीजें यहाँ पे थी उस टाइम पे चंद्रगुप्ता के टाइम पे. Also we can see give several insight beyond its artistic beauty and persuasion. और we have fine example जैसे modern sculptures के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं. ये सारे आर्टिफैक्ट्स ये उसी के टाइम के. तो इससे आपको पता लगेगा कितना रिच. और ये जो हमारा सत्यमेव जयते भी लिखा गया ये भी तभी का ही है, उसी पीरियड का है. सो आप देख सकते हैं कि कितना रिच यहाँ पे है. अब फ्रेजाइल नेचर ऑफ एम्पायर, क्यों वो एम्पायर जो थे चंद्रगुप्ता थे, चाहे नंदा था, चाहे आपका अशोका था, वो क्यों डिक्लाइन हो गए, क्या फ्रेजाइल नेचर था इन सबका. सो इन लेटर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट द अदर ग्रेट एम्पायर्स अराउंड द वर्ल्ड सच एज द रोमन्स, पर्शियंस, ऑटोनोमस, स्पेनिश, रशियंस एंड ब्रिटिश एम्पायर. ऑल ऑफ देम इवेंचुअली डिक्लाइन एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यू टू डिस्कस द रीजंस बिहाइंड देयर फॉल्स. और इवेंचुअली ये सब डिक्लाइन हो गए चाहे कोई भी था. वन ऑफ द मेन रीजन we have seen is the desire of different religions to gain independence. तो क्यों, एक तो ये था कि हर एम्पायर ये चाहने लगे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, ये चीज मेन था. So this might happen if the emperor needed more resources for long wars and during drought, planning heavy burden on the local rulers, जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हो गए. और ये चैप्टर भी हमारा ओवर होता है. होप सो ये क्लास और ये चैप्टर हमारा क्लियर हुआ. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय.